आवारगी भाग 1 Note: This story has been written inspired by someone's real life. Some of the incidents in this story have happened in real life and some I have written from my imagination. उसके कानों में ईयरफोन लगे हुए थे। वो सैड सॉन्ग सुन रहा था। रोज का यही हाल था, कानों में ईयरफोन लगाकर सैड सॉन्ग सुनना। ये तो जैसे अब उसकी आदत सी हो गई थी। उसकी आंखें बंद थीं, कानों में गाने की आवाज़ गूंज रही थी, लेकिन उसका दिमाग वो कहीं और ही चल रहा था। वो बेड पर लेटा हुआ तो था, लेकिन यहाँ नहीं था, कहीं और ही था, कहीं और, किन्हीं यादों और ख्यालों में गुम। उसके पास लेटी उसकी प्यारी सी बेटी काफ़ी देर से रो रही थी, जिसका ध्यान उसको बिल्कुल भी नहीं था। वो तकरीबन 11-12 माह की होगी। वो खुद में इतना गुम था कि उसे आसपास क्या हो रहा है उसकी भी खबर नहीं थी। तभी उसकी वाइफ फारिया कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथ आटे से सने हुए थे। वो काफ़ी देर से अपनी बेटी आयशा की रोने की आवाज़ सुन रही थी। वो उसकी रोने की आवाज़ सुनकर ही किचन से बाहर आई थी। वो आयशा को रोता हुआ देख उसकी तरफ आ गई। उसने पहले उसकी तरफ देखा, फिर आयशा को चुप कराने लगी, लेकिन वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक तो उसके हाथ आटे से सने हुए थे, दूसरी ओर वो बेफिक्र सो रहा था। फारिया ने उसकी ओर देखा। आयशा कितनी देर से रो रही है, कुछ खबर है तुम्हें? लेकिन उसे तो जैसे फारिया का वहां होने तक का पता नहीं था। फारिया ने हल्के गुस्से में उसके कान से एक ईयरफोन निकाल लिया। अरमान, तुम सुन रहे हो? मैं कुछ बोल रही हूं। कानों से ईयरफोन निकला और फारिया की आवाज़ सुनाई पड़ी तो उसने आंखें खोल लीं। फारिया को अपने सामने देखकर उसने फ़ोन पर चल रहा सॉन्ग बंद कर दिया और उठ बैठा। क्या हुआ? वो थोड़ा सख्ती से बोला था। फारिया ने उसे हैरानी से देखा। क्या हुआ? फिर उसने आयशा की तरफ देखकर कहा, कब से रो रही है ये? तुम्हें सुनाई नहीं देता? अम्मी बाहर कहीं गई हैं और मैं खाना बना रही हूँ। अरमान ने बिना कुछ कहे गहरी सांस लेकर खामोशी के साथ आयशा को गोद में उठा लिया और तेज़ कदमों के साथ वहां से चला गया। फारिया उसे कमरे से बाहर जाते हुए देखती रही और फिर उसने गहरी सांस लेकर वापस किचन में कदम रखे। अरमान आयशा को गोद में उठाए टेरेस पर आ गया। वो लगातार उसे ही देख रहा था। आयशा उसकी गोद में पुरसुकून थी और अब उसका रोना बंद हो गया था, बल्कि वो तो अब उसकी गोद में आकर खुश थी और अपने छोटे छोटे हाथों से ताली बजाते हुए हंस रही थी। अरमान को उसे देखकर अपने बड़े भाई आर्यन की याद आ रही थी, जो कि तकरीबन 1 साल पहले इस दुनिया को अलविदा कह चुका था। आर्यन की झलक आयशा में साफ नजर आ रही थी। धीरे धीरे वो उन धुंधली सी यादों में ही कहीं खोने लगा। तकरीबन 1 साल पहले। देख अरमान, कितनी प्यारी है न मेरी आयशा? आर्यन ने आयशा की तरफ देखकर कहा। अरमान मुस्कुराया। हाँ भाई, बिल्कुल आप जैसी है, आपकी कॉपी। तभी फारिया हाथ में चाय के कप लिए वहां आ गई। ये लीजिए, आपकी चाय। उन दोनों ने चाय के कप उसके हाथ से ले लिए। अरमान ने चाय का एक घूंट पीकर कहा, वैसे भाभी, सच में आप जैसी चाय तो कोई नहीं बना सकता। इसको पीने के बाद न दिल को सुकून मिल जाता है। आर्यन ने भी हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, ये तो सही कहा तुमने। फारिया मुस्कुरा दी। भाभी, मैंने आपसे कुछ कहा था, आपने मेरा काम किया? अरमान ने पूछा, मगर उसे अरमान का काम याद नहीं आया। क्या काम? वो सोच में पड़ गई। अरे, आप भूल गई? मैंने आपसे अम्मी को अरीना के बारे में बात करने के लिए कहा था। अरमान के कहने पर जैसे उसे याद आया। ओहो इश्कज़ादे, खुद क्यों नहीं बात करते? मेरी बीवी को क्यों बलि का बकरा बनाते हो? आर्यन ने चाय की चुस्की लेते हुए हंसकर कहा। बलि का बकरा कहाँ बना रहा हूँ? बस अरीना के बारे में बात करने को बोल रहा हूँ, और आप तो जानते ही हैं, मेरी अम्मी से इतनी कहाँ बनती है जितनी भाभी की। मुझे यकीन है वो भाभी की बात ज़रूर सुनेंगी। अरमान ने अपनी उम्मीद भरी नज़रों से फारिया को देखते हुए कहा। अपने कारनामों में मेरी बीवी को ही फंसाते हो तुम? आर्यन ने उससे कहा तो वो हंस पड़ा। इकलौती भाभी जो है मेरी, वो गर्व के साथ बोला। आपका काम हो जाएगा देवर जी, लेकिन उसके बाद आपको ही पापा से बात करनी होगी। वो हंसते हुए बोली तो अरमान आर्यन को देखने लगा। आर्यन उसके इस तरह देखने को पहचान गया और तुरंत न में सिर हिला दिया। नहीं भाई नहीं, तुम्हारी मोहब्बत तुम ही जानो। बड़े हो गए हो, अब तुम अपने लिए स्टैंड लेना सीखो। आर्यन ने सीधी सी बात कह दी। ठीक है, अरमान ने गहरी सांस ली। तभी आर्यन को कुछ याद आया। अरे हाँ, वो मैं बताना भूल गया। आज शाम न मेरी चेन्नई की टिकट्स हैं। बिजनेस के लिए जाना पड़ेगा। जल्दी ही वापस आऊंगा। उसने फारिया को देखते हुए कहा तो फारिया उदास हो गई। आपने पहले तो नहीं बताया था। आर्यन ने उसकी ओर देखा। वो याद नहीं रहा। तुम उदास मत हो, जल्दी ही आऊंगा। ये तो गलत बात है भाई, बताना चाहिए था न आपको पहले। अरमान ने भी शिकायत की। याद नहीं रहा, मेरी क्या गलती?
आर्यन ने चाय खत्म करने के बाद चाय का कप टेबल पर रख दिया। भाभी, बादाम खिलाया करो भाई को, अरमान उसका मजाक बनाते हुए बोला। हाँ, ये सही कहा, बादाम खिलाने पड़ेंगे। फारिया ने अरमान की बात में हामी भरी। मेरी बीवी हो, मेरी मोहब्बत हो, इसलिए मेरी साइड रहा करो। ये चिरकुट न अपनी प्यारी भाभी प्यारी दोस्त कहके तुम्हें अपने कारनामों में फंसा देगा। याद नहीं, पिछली बार अम्मी की ड्रेस ये अरीना को दे आया था, फिर इल्जाम तुम पर लगा था कि तुमने वो ड्रेस दी है अरीना को। आर्यन ने उसे समझाया। मेरी कोई गलती नहीं थी, भाभी ने खुद मुझे बचाया था। अरमान हंसा। हाँ, समझता हूँ मैं तुम्हारी चालबाजियां, ऐसे नहीं पटने वाली वो लड़की, समझे? आर्यन बड़बड़ाया। बात फिर से घूम फिर के अरीना पर आई थी। अरीना अरमान की मौसी की बेटी थी, जिससे वो मोहब्बत करता था। बेचारे देवर जी, वो ड्रेस फिर मौसी जी ने सिलवा कर पहन ली थी। फारिया मुंह पर हाथ रखकर हंसते हुए बोली। यहाँ तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं है, चलो आशु। अरमान ने झूठ मूठ की नाराजगी जताते हुए आयशा को गोद में उठा लिया और वहां से चला गया। फारिया उसे जाते हुए देखती रही। अहन्ना। आर्यन ने उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। बोले, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आपकी टिकट है आज शाम? फारिया बस अब उस पर चढ़ दौड़ने को तैयार थी। भूल गया था ना? उसने बेचारा सा मुंह बनाया। और फिर ऐसे ही मुझे भी भूल गए तो? फारिया ने नाराजगी जताई। तुम तो पहली और आखिरी मोहब्बत हो मेरी, तुम्हें तो चाहूं तो भी नहीं भूल सकता। आर्यन ने उसकी कलाई पकड़कर उसे अपने करीब करते हुए कहा। उस शाम आर्यन चेन्नई के लिए रवाना तो हुआ, लेकिन कभी वापस नहीं आया। रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई। तभी उसके कानों में आवाज़ पड़ी, अरमान बेटे, यहाँ क्यों खड़े हो? वो उन यादों से बाहर निकल आया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो उसकी अम्मी अस्मा थीं। अरमान ने बस छोटा सा जवाब दिया, बस ऐसे ही। उसकी अम्मी अस्मा ने आयशा की तरफ देखकर कहा, बड़ी शैतान हो गई है। अच्छा सुनो, तुम अब नीचे आ जाओ, तुम्हारी मासी आई हैं और अरीना भी। अरीना नाम सुनकर उसके अंदर एक दर्द की लहर दौड़ पड़ी। उसे ऐसा लगा जैसे मानो कोई पुराना जख्म उभर आया हो। हाँ, आता हूँ, वो बड़ी मुश्किल से बोल पाया था। अस्मा सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए वहां से चली गईं। अरमान की आंखें नम हो गईं। उसने अपने जज्बातों पर काबू किया और आयशा की ओर देखने लगा। उसने अरमान के कंधों पर सिर रख रखा था और वो अपनी छोटी छोटी आंखों से उसे ही देख रही थी। अरमान टेरेस से नीचे आ गया। सीढ़ियों से नीचे उतरते ही उसकी नज़र सोफे पर बैठी खूबसूरत लड़की पर गई। अरीना, उसके दिल से आवाज़ आई। हाँ, वो अरीना ही थी जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करता था, और उसकी अरीना से शादी की बात हो पाती उससे पहले ही आर्यन का इंतकाल हो गया और उसके बाद उसकी ज़िंदगी में आया एक नया मोड़, जिससे उसने अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर दिया और अपने पेरेंट्स की मर्जी को मानकर फारिया से निकाह कर लिया। ये उसके लिए बहुत मुश्किल था। प्यारी सी दोस्त जैसी भाभी से बीवी, उसने तो कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था। एक पल में जैसे उस वक्त उसकी दुनिया उजड़ गई थी। अरमान अंदर ही अंदर पिस रहा था। वो बेमतलब इस रिश्ते को निभाने पर मजबूर था, हालांकि आज तक उसने फारिया को मोहब्बत की नज़र से नहीं देखा। और देखता भी तो कैसे? वो उसके भाई की मोहब्बत थी। उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो फारिया को अपनी बीवी मान ले। तभी अरीना ने उसकी तरफ देखा। वो अरमान को देखकर हल्के से मुस्कुरा दी। वो उठी और उसके करीब आ गई। आयशा, उसने आयशा को गौर से देखा। अरे, ये तो सो गई। अरमान ने उसकी तरफ देखा। वो सुकून से सो रही थी। तभी फारिया हाथ में ट्रे में चाय लिए वहां पर आ गई। उसने चाय निकालकर टेबल पर रख दी और अरमान की ओर आ गई। लाओ, इसे मैं सुला देती हूँ। फारिया ने आयशा को ले लिया और अपने कमरे में चली गई। अरमान अब भी वहीं खड़ा था। अरीना ने उससे पूछा, कैसे हो तुम? अरमान ने हड़बड़ाते हुए छोटा सा जवाब दिया, अच्छा हूँ, और वो वहां से चला गया। अरीना की अम्मी अफसाना अरमान को देख रही थीं। अरीना उनके पास आकर बैठ गई। उन्होंने अस्मा से पूछा, अरमान खुश तो है ना इस शादी से? अस्मा ने कहा, हाँ। आप ये क्यों पूछ रही हैं? अफसाना बोली, बस ऐसे ही, उदास उदास सा नजर आता है। वैसे अच्छा किया तुमने, बेचारी बिन माँ बाप की बच्ची फारिया इस छोटी सी जान को लेकर कहाँ जाती। अस्मा ने हामी भरी, जी आपा, यही सोचकर फैसला किया था। अफसाना ने फिर से पूछा, वैसे अरमान क्या करता है आजकल? अस्मा ने उदास होकर कहा, कुछ भी नहीं करता, आवारा फिरता रहता है। अफसाना भी उदास हो गई। अस्मा ने बात को इग्नोर करना चाहा, वैसे तुम बता रही थी कि तुमने अरीना की शादी की डेट फिक्स कर दी है? अफसाना ने हाँ में सिर हिला दिया। हाँ। अरमान कैफे में बैठा था और कॉफ़ी पी रहा था। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। और भाई, आज यहाँ कैसे?
उसने नजरें उठाकर देखा तो वो उसका दोस्त शहाद था। अरमान ने गहरी सांस ली। बस ऐसे ही, मन किया तो आ गया। शहाद उसकी पास वाली कुर्सी पर बैठ गया। और बता क्या चल रहा है? अरमान कॉफी पीते हुए बोला, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। मत पूछा कर हाले जिंदगी यार, तकलीफ होती है मुझे। शहाद भी उदास हो गया। उसने बात को इग्नोर करना चाहा। अच्छा सॉरी, ये बता करता क्या है आजकल? अरमान ने उसकी तरफ देखा। कुछ नहीं, बस यही आवारगी। शहाद ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा, तू सब कुछ भूल कर आगे बढ़ने की कोशिश तो कर, फिर सब ठीक हो जाएगा, देखना। अरमान ने गहरी सांस लेकर कहा, देखते हैं। शहाद मुस्कुराया। अच्छा ये बता तेरी आयशा कैसी है? अरमान ने कॉफी का कप टेबल पर रखकर उसकी तरफ देखा। अच्छी है। उसे देखकर भाई की याद आने लगती है। उसका चेहरा बिल्कुल आर्यन भाई जैसा है। शहाद ने हाँ में सिर हिला दिया। एक पल की खामोशी के बाद, कल शादी है अरीना की। अरमान ने दबे दबे लहजे में कुछ पल रुककर कहा। उसके दिमाग में काफी देर से यही बात घूम रही थी, जिसे बर्दाश्त करना उसके बस की बात नहीं थी, लेकिन वो बर्दाश्त कर रहा था। क्या कर सकते हैं अब हम? यही खुदा की मर्जी है। वो अपनी जिंदगी में खुश है तो तू क्यों खुद को बर्बाद करने पे तुला हुआ है? देख भाई, फारिया अब बीवी है तेरी। शहाद ने उसे समझाने की कोशिश की। यही तो भूल नहीं पाता मैं। उसे घुटन सी महसूस हो रही थी। शहाद ने एक गहरी सांस लेकर छोड़ी। क्या फारिया तुझे चाहती है? उसने अगला सवाल किया। मालूम नहीं, अरमान ने कहा। तो तुम दोनों ऐसे ही इस रिश्ते में जुड़े हुए हो? भाई, अगले हफ्ते तेरी शादी को 1 साल हो जाएगा। कब तक ऐसा चलता रहेगा? कब तक तू ऐसे रहेगा? कभी तो तुझे उससे प्यार होगा ही ना? शहाद ने उसे समझाया। हो ही नहीं सकता, अरमान ने पूरे यकीन के साथ कहा। जब हम अपनी जिंदगी किसी के साथ गुजारते हैं तो हम खुद ब खुद उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगता। और तुझे लगता है कि तू उससे प्यार नहीं करेगा तो तलाक दे। हरगिज नहीं, मम्मी पापा नहीं मानेंगे। और आयशा भाई की आखिरी निशानी है। उसने शहाद की बात काटते हुए अपनी परेशानी बताई। फिर एक बार वहां खामोशी छा गई। देख भाई, अरीना की शादी होने वाली है। अब तू भी अपनी जिंदगी में खुश रहना सीख ले। कैसे? बताओ, कैसे खुश रहूं मैं? उसकी आंखें नम हो गई थीं और चेहरे पर गुस्सा नजर आ रहा था। एक बात बोलूं, अगर तू बुरा न माने तो? शहाद ने एक पल सोचने के बाद कहा। बोल। तू न बहुत खुदगर्ज है। क्या मतलब है तेरा? अरमान का गुस्सा बढ़ा। तू तो अब तेरी मोहब्बत को खो रहा है तो तेरा ये हाल है। फारिया के बारे में सोच, वो कब का अपनी मोहब्बत को हमेशा हमेशा के लिए खो चुकी है। उसकी क्या हालत होगी? उसकी इस बात ने अरमान के गुस्से को ठंडा कर दिया। वो सोच में पड़ गया। उसकी इस बात ने अरमान को सोचने पर मजबूर कर दिया। वो बिखरा हुआ अपना वजूद लिए अपने कमरे में दाखिल हुआ। सुबह से वो घर से गायब था। न जाने कहाँ कहाँ भटक कर आया था वो सुबह से, और अब रात के 9 बजे घर को लौटा था। घर में सन्नाटा था, जिसका मतलब था कि सब अरीना के निकाह में चले गए हैं। उसका दिल फटने को आ रहा था। अब आखिर वो कर ही क्या सकता था? चीजें उसके बस से बाहर थीं। अपने कमरे में दाखिल होने के बाद सबसे पहली नज़र उसकी उस पर पड़ी। तब जैसे उसे याद आया कि ये रूम सिर्फ उसका नहीं, बल्कि उसकी शादी के बाद से फारिया का भी है। कदमों की आहट सुनकर बेड पर बैठी फारिया ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। वो उसके हाल से बेखबर नहीं थी। वो जानती थी कि अरमान तकलीफ में है, और ये भी कि उसके अलावा शायद अरमान को कोई संभालने वाला भी नहीं है। अरमान एकटक तक उसकी ओर देख रहा था, मानो पूछ रहा हो कि तुम अरीना के निकाह में क्यों नहीं गई? वो अरमान इस तरह उसे देखने पर उसके चेहरे के तासुरात को पढ़ने लगी। मैं तुम्हारी वजह से नहीं रुकी। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं वहां नहीं गई। उसने सफाई पेश की। अरमान को उसके इस जवाब की तवक्को नहीं थी, मगर उसका जवाब पाकर वो दबे दबे कदमों से कमरे के बाहर जाने लगा। अब कहाँ जा रहे हो? उसे जाता हुआ देख उसने सवाल किया तो अरमान के कदम रुक गए। वो पीछे मुड़ा। सुकून की तलाश में, उसने जवाबन कहा। सुकून तो हमारे आसपास ही होता है, मगर हम उसे ढूंढने में नाकाम हो जाते हैं। सुकून को यहीं तलाश करो, जरूर मिलेगा। वो हल्की सी मुस्कुराहट बिखेरते हुए उसके जवाब में बोली। यहाँ? इस कमरे में? अरमान ने उसकी ओर देखते हुए उससे सवाल किया। जिंदगी में शायद पहली बार ही वो नर्म लहजे में उससे बात कर रहा था। हाँ, इस कमरे में घुटन के सिवा कुछ भी नहीं, अरमान ने जवाब दिया। फिर तो तुम्हें यहाँ रुककर सुकून को महसूस करना चाहिए। मेरे ख्याल से जिस चीज़ से हमें सबसे ज्यादा तकलीफ होती है वही हमारा सुकून होती है। फारिया की बात पर वो सोच में पड़ गया। इतनी गहरी बातें करती हो, मालूम नहीं था। अगले ही पल उसने कहा। हाँ, एक। उसकी तरफ बेड की ओर बढ़ते हुए
एक बात पूछूं? अरमान उसकी ओर देख रहा था। रोका किसने है? क्या तुम इस रिश्ते में बंध कर खुश हो? उसने पहली बार ऐसा सवाल उससे किया था और उसका सवाल तकरीबन फारिया से ऐसा था जिसका जवाब वो देना नहीं चाहती थी। आयशा अम्मी अब्बू के साथ गई है और अम्मी अब्बू 2 बजे बाद घर लौटेंगे। उसने बात को बदलते हुए बेड से उठकर कहा। अरमान अपनी बात का जवाब जानता था और उसकी इस हरकत को भी। अपने लिए कुछ करती क्यों नहीं हो? अरमान उससे पूछ रहा था। तुम कुछ कर सकते हो? फारिया ने उसकी आंखों में झांका। हाँ कर सकता हूं, मैं तुम्हें इस रिश्ते से। नहीं, फारिया ने गुस्से में उसकी बात काट कर कहा। तो क्या ताउम्र हम दोनों ऐसे ही रहेंगे? मैं तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकता और न ही तुम मुझसे। अरमान ने उसे समझाने की कोशिश की। कुछ पहले चल रहे अरीना के दर्द को वो अब लगभग भूल गया था। मैं ये घर नहीं छोड़ना चाहती, यहाँ आर्यन की यादें बसी हैं और तुम खुद सोचो। मुझे छोड़कर क्या तुम अब अरीना को पालोगे? तुम्हारी शादी किसी दूसरी लड़की से करवा दी जाएगी जिसके साथ फिर से तुम्हें मजबूरी का रिश्ता बनाना पड़ेगा। और आयशा, मैं उसे अपने साथ रखना चाहती हूँ और तुम भी, इसलिए इस बारे में बात मत करो। फारिया की बातों से उसे एहसास हुआ कि वो क्या कह रहा था, कितना गलत था वो। अरीना, उसका ध्यान फिर एक बार इन सब से हटकर अरीना पर चला गया। वो नम आंखें लिए बेड पर बैठ गया। तुम अगर रोना चाहते हो तो रो सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, मैं तुम्हारे दर्द से वाकिफ हूं। फारिया उससे कुछ दूरी बनाते हुए बेड पर बैठी। उसकी बात सुनकर उसने फारिया की ओर देखा जो दीवार पर टंगी आर्यन की तस्वीर को देख रही थी। अरमान की आंखों से आंसू निकल। वो उसके सामने रोना नहीं चाहता था, वो अपने आंसुओं को रोक रहा था, लेकिन उसके आंसू थे जो उसका साथ देने में नाकाम थे। अरमान ने हार मान ली और फिर घुटनों में सिर देकर रोने लगा। जानते हो, हम दोनों एक ही दर्द से गुजर रहे हैं, फर्क बस इतना है कि मेरी मोहब्बत मुझसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गई है, वो पुरसुकून लहजे में बोली। उसकी बात सुनकर अरमान का रोना बंद हुआ। उसने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। वो अब भी आर्यन की तस्वीर की ओर देख रही थी। मोहब्बत बहुत कमबख्त चीज़ है, किसी को मिलती है तो वो कद्र नहीं करता और जब किसी को नहीं मिलती तो वो तरसता है। वो यादों के पिंजरे से परिंदों को आज़ाद करते हुए खुद में ही गुम बोल रही थी। और मेरी मोहब्बत तो मुझे मिलकर भी ना मिल सकी। खैर, फारिया ने गर्दन उसकी तरफ घुमाई। वो उसी की तरफ देख रहा था। आई एम सॉरी। वो उसके करीब आया और फिर लेटते हुए अपना सिर उसकी गोद में रख दिया। किस लिए? फारिया समझ न सकी। शायद मैंने भी तुम्हें तकलीफ दी हो, वो आंखें बंद करते हुए बोला। उसकी आंखों से फिर एक बार आंसू निकल आए। आंसू पोंछने का हक है क्या मेरे पास? उसके सवाल पर उसने आंखें खोलीं। भीगी पलकें लिए वो खामोश उसकी आंखों में तकता रहा। क्या थी आखिर वो? अरमान का जवाब ना पाकर उसने अरमान के आंसू पोंछ दिए। जब मैं उस वक्त अकेली हुई थी तो ऐसे ही, मेरे आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था। मुझे तुमसे उम्मीद थी कि तुम मुझे संभाल लोगे। तुम भी अपनी जगह सही थे। मैं ही तुमसे उस वक्त ज्यादा ही उम्मीद लगा बैठी थी कि तुम एक दोस्त होने के नाते से ही मुझे संभाल लोगे, लेकिन फिर जब घरवालों के अचानक लिए फैसले को तुमने जाना तो तुम मुझसे दूर हो गए। और ये सही भी था। मैंने तो खुद नहीं सोचा था कि कभी ऐसा होगा। मैं उनके इस फैसले से फिर एक बार टूटी। फिर मेरा भी कुछ ऐसा हाल हुआ जैसा तुम्हारा इस वक्त है, लेकिन देखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें समझती हूँ, तुम्हारे आंसू भी पोंछने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं अब भी तुम्हें अपना दोस्त मानती हूँ। फारिया उसके माथे पर अपने नर्म मुलायम हाथ रखकर पूरी बात कह गई। वो अब भी खामोश नजरों से उसे देखते हुए उसे समझने की कोशिश कर रहा था। क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? अरमान ने अगले ही पल उससे पूछा। एक दोस्त होने के नाते हाँ, लेकिन एक बीवी होने के नाते शायद नहीं। उसकी आवाज़ मध्यम पड़ गई। क्या मैं खुदगर्ज हूँ? उसने फिर एक सवाल किया। शायद हाँ, फारिया के जवाब में सच्चाई थी। तुम्हें मुझ पर गुस्सा नहीं आता? मैं कितना बुरा बर्ताव करता हूँ तुम्हारे साथ? उसने फिर से सवाल पूछे। आता है कभी कभी, लेकिन फिर तुम्हारे हाल को समझ जाती हूँ। वो धीमे से मुस्कुराई। लेकिन मैं कभी तुम्हारे हालात या जज्बातों को नहीं समझा। मैंने सिर्फ अपना दर्द देखा। मुझे कभी तुम्हारा ख्याल नहीं आया, मगर आज मुझे एहसास हो रहा है। अरमान अपनी आंखें बंद करके उसके दर्द को भी महसूस करने की कोशिश करने लगा। उसे अब थोड़ी राहत महसूस हो रही थी उसकी गोद में सिर रखकर। कोई बात नहीं, वो उसके बालों में हाथ घुमाते हुए बोली। उसके नर्म मुलायम हाथ उसके माथे को जैसे जैसे छू रहे थे, वैसे वैसे अरमान का दिमाग ठंडा हो रहा था। उसके हाथ की गर्माहट अरमान के दिल को सुकून दे रही थी। उसे अब एहसास हो रहा था कि फारिया सही कह रही थी। सुकून तो हमारे आस पास ही होता है, मगर हम उसे ढूंढने में नाकाम हो जाते हैं। सुकून को यहीं तलाश करो, जरूर मिलेगा। माहौल खामोश था। वो दोनों ही चुप थे। अरमान आंखें बंद किए उसके गोद में सिर रखकर उसके हाथों की गर्माहट महसूस कर रहा था।
फारिया उसके चेहरे और बंद आंखों को देखते हुए उसके बालों के साथ खेल रही थी। दोनों ही पुरसुकून थे। फिर तो तुम्हें यहाँ रुककर सुकून को महसूस करना चाहिए। मेरे ख्याल से जिस चीज़ से हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है वही हमारा सुकून होती है। इस पुरसुकून माहौल में भी फारिया की बातें उसके कान में गूंज रही थीं। वो उसके हाथों की गर्माहट को अपने माथे और सिर पर महसूस करते हुए कुछ देर पहले उसकी कही बातों को समझ रहा था और अंदर तक महसूस कर रहा था। आज उसे एहसास हो रहा था कि इतने अरसे तक वो क्या कर रहा था, कितना बुरा कर रहा था वो फारिया के साथ, कितनी ज्यादती की थी उसने फारिया के साथ। और उल्टा फारिया तो उसके साथ नर्म लहजे में ही बात करती थी और ख्याल रखती थी। सही कहा था तुमने, सुकून हमारे आसपास होता है, मुझे मिल भी रहा है, वो हल्के से मुस्कुराते हुए बोला। वो अब अपने दर्द को भूल रहा था। अरीना को भी उसके दिल और दिमाग में फ़िलहाल अरीना के बजाय फारिया घूमने लगी थी। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़्वजन लितस्कुनु इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमह इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। फारिया मुस्कुराते हुए बोली, कुरान शरीफ की आयत है न ये? अरमान ने आंखें खोलते हुए पूछा। सूरा अल-रूम की 21वीं आयत है ये। फारिया ने मुस्कुराते हुए उसकी बात का जवाब दिया। क्या मतलब है इस आयत का? अगले ही पल उसने सवाल किया। और उसकी निशानियों में से ये भी है कि उसने तुम्हारे लिए तुम में से ही जोड़े पैदा किए ताकि तुम उनसे सुकून पाओ, और उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत कायम की। यकीनन इसमें उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो सोचें और ख्याल करें। फारिया ने तफसील से कुरान की उस आयत को बयान किया। तुम कुरान शरीफ का तर्जुमा पढ़ती हो, तुम्हें याद है? अरमान ने उससे पूछा। मगर कुछ खास आयतों के, फारिया ने उसकी बात का जवाब दिया। और कुछ बताओगी कुरानी आयात के बारे में? अरमान ने और जानना चाहा तो वो भी बताने लग गई। वो बताती रही और वो खामोश सुनता रहा। उसकी बातें सुनते सुनते उसकी गोद में ही सिर रखे उसे कब नींद आ गई उसे मालूम ही नहीं हुआ। ये आयशा, कमरे का दरवाज़ा खोलकर सोती हुई आयशा को गोद में उठाए अंदर आते हुए अस्मा ने कहा ही था कि जब उन्होंने अरमान को फारिया की गोद में सिर रखकर सोते हुए देखा तो उनकी बात अधूरी ही रह गई। वो एकटक तक उसको देखती रहीं और फिर फारिया की ओर देखा जो उसके सिर को सहला रही थी, लेकिन अब उसकी नज़रें उन पर थीं। लेफ्ट साइड सुला दें उसे, उसने धीरे से कहा तो अस्मा ने खामोशी से हाँ में सिर हिला दिया और आयशा को बेड के लेफ्ट साइड में सुला दिया। क्या हुआ है उसे? उन्होंने धीरे से पूछा। वो पहली बार अरमान को फारिया के इतना करीब देख रही थीं। वो भी जानती थीं कि अरमान अरीना से मोहब्बत करता है, मगर उन्होंने फारिया का सोचा था उस वक्त। उनको फारिया ने ही बताया था अरीना के बारे में। कितनी मिन्नतें की थीं फारिया ने अरमान और अरीना के लिए, लेकिन उन लोगों ने एक न सुनी थी और फारिया का निकाह उससे करवा ही दिया। वो और अरमान के अब्बू अच्छी तरह से जानते थे कि फारिया और अरमान एक दूसरे के साथ खुश नहीं, फिर भी वो सबको यही कहते थे कि वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। आखिर अब कर ही क्या सकते थे वो लोग? निकाह तो उन्होंने फारिया की खुशी के लिए करवाया था और ये फारिया और अरमान दोनों के लिए ही ज्यादती बन गई थी। अरीना को भी तकलीफ हुई थी उनके निकाह का सुनकर। उसने समझा था कि अरमान ने उसे धोखा दिया है, लेकिन फिर उसने अरमान के हालात को समझकर अरमान को भूलना ही ठीक समझा था। यही बात अरमान को सबसे ज्यादा तकलीफ देती थी। अब कुछ नहीं, सिर में दर्द था। फारिया ने हल्के से मुस्कुराते हुए उनकी बात का जवाब दिया। उसकी आवाज में नरमी थी। उसने झूठ कहा था और ये बात अस्मा समझ रही थी। उन्हें खुशी भी हो रही थी कि उसने अरमान के लिए झूठ बोला है। दवाई ली थी इसने? अस्मा ने धीमी आवाज में अगला सवाल किया। जी, ले ली, फारिया ने जवाब दिया। और अब ये ऐसे ही बच्चों की तरह गोद में सिर रखकर सोता रहेगा? अस्मा ने धीमी आवाज में फिर से पूछा। जी मैं देख लूंगी, उसने बस इतना ही कहा। बदले में अस्मा ने भी हाँ में सिर हिलाया और कमरे से बाहर निकल गईं। उन्हें याद था वो वक्त जब निकाह के 2 घंटे पहले फारिया उनके पास आई थी। अम्मी, आप लोग अरमान के साथ अच्छा नहीं कर रहे। वो अरीना से निकाह करना चाहता है, वो अरीना से मोहब्बत करता है। आप समझते क्यों नहीं हैं? तुम खुद के बारे में क्यों नहीं सोचती? तुम्हें उसकी परवाह है, लेकिन तुम्हारी और आयशा की और हमें यकीन है तुम अरमान की अच्छी दोस्त हो तो वो अरीना को भूलकर तुमसे मोहब्बत कर लेगा। अस्मा ने उसे समझाया। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती अम्मी। ये अरमान और अरीना के साथ ज्यादती है। उनकी मोहब्बत की कुर्बानी मैं नहीं ले सकती। मैं मानती हूँ मैं अरमान की दोस्त हूँ, लेकिन मैं बीवी नहीं बन सकती उसकी। अब भी वक्त है, आप अरीना का निकाह पढ़वा दें अरमान के साथ। मैं आपके घर में रह लूंगी ऐसे ही खुश, मुझे कोई दिक्कत नहीं। उसकी आंखों में आंसू थे। नहीं, लोग आ चुके हैं, अरमान के साथ तुम्हारा ही निकाह होगा। तुम इसे अपनी किस्मत समझो या हमारा फैसला। अस्मा ने इस बार जोश में आकर कह दिया। उनके जाने के बाद वो अरमान को देखने लगी।
उसने धीरे दाएं हाथ के जरिए से उसका सिर अपनी गोद से उठाया और बाएं हाथ के जरिए से एक तकिया उठाकर उसके सिर के नीचे रख दिया और खुद उठकर बेड के लेफ्ट साइड में आयशा के पास सो गई।